वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र सिंह ने सभा पर जमकर जुबानी हमला किया। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की ये रिपोर्ट। हम तो अभी 2014 में ही आए हैं। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जो फ्री राशन का सवाल था, उस पे कहा जा रहा है कि जो मोदी जी का नमक खाया है वो मोदी जी को ही वोट देगा। एक महिला विधायक का भी स्टेटमेंट सामने आया था। तो ये तो सरकार का कमिटमेंट है कि किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। तो ये फ्री राशन के नाम पर वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर क्या कहना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं ना हो, उसको उसमें हमें उलझने की आवश्यकता है। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ फ्री राशन की आवश्यकता थी, बिना भेदभाव के, बिना इस विचार के वो किस वर्ग से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, किस जात से, इसका लाभ पहुंचाया गया है। और ऐसी स्थिति है, ऐसा है कि ये चुनाव एक व्यक्ति विशेष या एक स्थानीय विषय को लेकर के नहीं लड़ा जा रहा। विषय बहुत बड़ा है, उसका महत्व भी बहुत बड़ा है। मंत्री जी, और जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे पास चुनौती ये है कि 5 वर्षों में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निकल करके प्रदेश आया है, क्या ये व्यवस्था जारी रहे या फिर से हमें उसी में धकेलना है अपने आप को। मंत्री जी, 4 चरण के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं 232 सीटों पर। इसमें से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत रही है? और मेरा दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे सवाल के उत्तर में मैं ये कहूँगा कि उसका मेरे पास उत्तर नहीं, क्योंकि वो तो जो न्यायिक संस्थाएं हैं वो अपना कार्य करती हैं और मोदी जी की सरकार इस प्रकार की जांच संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती। पुरानी सरकारें करती होंगी। तो लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स जैसे कहा जाता है। तो जहाँ कानूनी कार्रवाई दरकार है, उचित है, कानूनी संस्थाओं या संवैधानिक संस्थाएं, भले वो NIA है, CBI है, उनको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है। उसमें सरकार का कोई दखल नहीं रहता, ना ही हम उससे अनावश्यक कोई पूछताछ करते हैं कि 232 सीटों में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? जो अभी 4 चरणों में 232 सीटों पे मतदान हुआ है। मैंने आंकड़ा दिया कि 300 प्लस का प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 232 का भी 200 प्लस हो गया। मंत्री जी यूक्रेन और रशिया में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है और इस बीच में भारत का स्टैंड क्या है? देखिए, इस बात में उलझने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा विदेश मंत्रालय इन बातों का संज्ञान लेता। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि इस समय वो चैनलों पे खबर चल रही है, तो अगर मैं इस पे कुछ वक्तव्य दूंगा तो वो भी चल पड़ेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा चेहरा दिख रहा है पर्दे पर। लेकिन उस टेम्पटेशन में मैं आने नहीं वाला, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार में एक व्यवस्था है, एक बड़ी अनुशासनबद्ध व्यवस्था। तो हमारा विदेश मंत्रालय इन सारी बातों का संज्ञान ले रहा है और ये उन्हीं की जिम्मेवारी है। जिस तरह से देश हित में जो भी आगे का निर्णय होगा वो हमें सूचित करेंगे और हम सबको ध्यान में आ जाएगा। मंत्री जी, एक चुनाव में साइकिल बम की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने जब से कहा है कि आतंकियों को साइकिल पसंद है, अखिलेश यादव ने कहा कि यह साइकिल गरीबों का अपमान करना है। इस तरह के जो वक्तव्य है साइकिल बम का उपयोग करना, मैं समझता हूँ ये बात कहनी कि ये साइकिल बम कहना गरीबों का अपमान है, ये स्वयं अपने में अपमान है। इस प्रकार की टिप्पणी यदि अखिलेश जी करते हैं तो मुझे बड़ी आपत्ति है कि ये स्वयं एक आपत्तिजनक बयान है। इसका अर्थ ये हुआ कि गरीब की समझ को वो इतना कमतर समझते हैं। आज और सबसे पहले तो बात वहीं से शुरू करें जहां अभी छोड़ी भाई साहब ने आकाशवाणी का नाम नहीं लिया, तो मुझे संजोगवश ये ध्यान में आ गया कि एक बहुत बड़ा योगदान, जिसकी अक्सर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी बाकी विषयों को लेकर होती है, मोदी जी का ये रहा कि उन्होंने रेडियो को रिवाइव किया। क्योंकि वाकई इलेक्ट्रॉनिक चैनल की नाम शाम में कहीं ना कहीं रेडियो का महत्व घटता गया। हालांकि हमने देखा कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो बहुत समय तक प्रभार रहा हमारे पास पूर्वोत्तर का, तो जहाँ कोई टेलीविजन नहीं पहुँचता, कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं पहुँचता, वहाँ आकाशवाणी पहुँचता है। तो इस आकाशवाणी के महत्व को उजागर करने का भी कार्य मन की बात के माध्यम से मोदी जी के द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले तो काशी की पावन धरती पर और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा चुनावी क्षेत्र में मीडिया बंधुओं को प्रणाम, नमस्ते। हमारा सौभाग्य कि आपसे संबोधित होने का अवसर मिल रहा है। जैसे अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 4 चरण का चुनाव हो गया है
और आरंभ में ही हमें एक और सम्मान के साथ हर नागरिक को जिस प्रकार अपना जीवन व्यस्त करने का अवसर मिला है, इससे हम अपने आप को वंचित करें। और यदि नहीं चाहते तो मात्र और मात्र एक ही विकल्प है हमारे पास, और विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कहा जाता है कि चुनना हमें इन दोनों में से एक है, और चॉइस इतनी है कि क्या आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में दंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, या फिर काशी की धरती पर हम कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसकी योजना मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने बनाई थी। मंत्री जी, आप विकास की बात करते हैं और विकास आप कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ दल आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आप आतंकवाद का सर्वमूल नाश करते हैं। आप जिस राज्य से हैं वो आतंकवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। आखिर उन आतंकवादियों पे बहुत आपने कंट्रोल किया, लेकिन कश्मीरी ब्राह्मणों का वापसी कब कंफर्म होगा कि सारे के सारे वापस जाए? आपके दूसरे भाग का भी उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जम्मू कश्मीर में, वहां पर आतंक का बोलबाला था। इन्हीं चंद एक वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में एक दृढ़ निष्ठा के साथ आतंक पर नियंत्रण पा लिया गया, उस पर अंकुश लगा दिया गया। और जब छुटपुट घटनाएं होती हैं तो वो इस कारण होती हैं कि जो भगदड़ में है आतंकी टेररिस्ट ऑन दी रन, तो दौड़ते दौड़ते सॉफ्ट टारगेट पर वो हमला करते हैं। यदि ये वहां हो सकता था तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था। तो बात चूंकि हम उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में बैठे, सीधी सीधी जुड़ती है कि इसका अर्थ ये होगा कि इच्छा शक्ति नहीं थी। जो यहाँ पर सरकारें नहीं थी वो चाहती नहीं थी, क्योंकि उनका अस्तित्व, उनका सर्वाइवल इस गुंडा राज और आतंकवाद के सहारे चल रहा था। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जानबूझ करके आतंकियों को पनाह देने का कार्य होता रहा इन सरकारों में। और जहां तक कश्मीरी पंडित समुदाय का संबंध है, निश्चय ही बहुत जल्द एक तो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके वहां पर उनके लौटने की, वहां पर उनकी रख रखाव की, उनके लिए कुछ एक विशेष व्यवसाय और नौकरियों में प्रावधान की। परंतु मुझे लगता है कि जैसे जैसे आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा वातावरण निर्माणित होगा कि स्वयं कश्मीरी पंडित भाई जाने में संकोच नहीं महसूस करेंगे, और वो समय जल्दी आएगा। मंत्री जी, बनारस की 8 विधानसभा सीटें हैं, कितनी आप जीत रहे हैं? कुछ इसका आंकलन आपने किया? आप क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं क्या कहूँगा? नहीं, होते ही समाजवादियों में जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ध्वस्तता नजर आएगा। और आपने देखा जो उनको कल्पना थी कि पहले और दूसरे चरण के बाद न मालूम किसी तरह की कोई लहर उठ पड़ेगी, ऐसा कुछ देखने को दृश्य नहीं मिला। बल्कि तीसरे चरण पहुंचते पहुंचते सारे का सारा परिवार के वो सदस्य भी जो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे जीवन भर, वो भी उस दिन मंच पर आए मुलायम सिंह यादव जी के समेत। और धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश में, सारे के सारे उत्तर प्रदेश राज्य में लोगों का समर्थन, उत्साह भाजपा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अब धीरे धीरे हम पूर्व से लेके पश्चिम की ओर आए हैं, तो ये उत्साह और ज्यादा और अधिक बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत लंबी बात ना करते हुए संक्षेप में मैं ये कहूँगा, इसका ये भी कारण है कि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा, और कहीं ना कहीं हमने भी समझाने में सफलता प्राप्त की कि बहुत अधिक कुछ नहीं करना, केवल स्मरण करें आज से 5 वर्ष पहले का समय, जब इनका शासनकाल था। उत्तर प्रदेश की छवि न केवल पूरे देश में किस प्रकार से दूषित कर दी गई थी, बल्कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार का उल्लेख किया जाता, जिक्र किया जाता, तो क्या क्या नाम, किस किस टिप्पणी के साथ उसका उल्लेख होता। कोई कहता ये दंगा सरकार है, कोई कहता ये माफिया सरकार है, कोई कहता गुंडा सरकार है, कोई कहता अवैध जमीन कब्जा करने वाली सरकार है। और आज प्रमाणित ढंग से, व्यवहारिक ढंग से 5 वर्षों की कठोर परिश्रम के उपरांत निष्ठा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के माध्यम से ये छवि बदलने का कार्य हुआ है। उदाहरण के तौर पर मुख्तियार जैसे अपराधी को, जिसे बड़ी सुविधा से तत्कालीन सरकार ने यहां से जाने दिया और जाकर के पंजाब में शरण ले ली, उसको वहां से निकाल करके वापस उत्तर प्रदेश लाना,
मुकदमा दायर करना और उसको सजा देना और आज वो कारागार में है, ये काम भी मोदी जी ही कर सकते थे। और उनकी प्रेरणा से योगी जी इसको धरती पर अमल में ला सकते थे, क्योंकि जब दोनों सरकारों में एक समन्वय हो, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, तो बहुत सारे ऐसे कार्य, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो पर्याप्त तौर पर धरती पर उतरने में असफल रहती हैं, उनका काम सफलतापूर्वक संपन्न करने का होता है। हमने जगह जगह भ्रमण किया, जगह जगह प्रवास किया। छोटी छोटी छात्राएं लखनऊ विश्वविद्यालय में ये कहती है कि भाई साहब और बाकी हमें जो भी गिला हो, शिकवा हो, नौकरी मिली, बाद में कम मिली, ज्यादा मिली, कितनी मिली चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि पहले मम्मी कहती थी कि अंधकार होने के बाद वो हमें सूचित करेंगे और हम सबको ध्यान में आ जाएगा। मंत्री जी, एक चुनाव में साइकिल बम की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने जब से कहा है कि आतंकियों को साइकिल पसंद है, अखिलेश यादव ने कहा कि यह साइकिल गरीबों का अपमान करना है। इस तरह के जो वक्तव्य है साइकिल बम का उपयोग करके, मैं समझता हूँ ये बात कहनी कि ये साइकिल बम कहना गरीबों का अपमान है, ये स्वयं अपने में अपमान है। इस प्रकार की टिप्पणी यदि अखिलेश जी करते हैं तो मुझे बड़ी आपत्ति है कि ये स्वयं एक आपत्तिजनक बयान है। इसका अर्थ ये हुआ कि गरीब की समझ को वो इतना कमतर समझते हैं। आज के भारत का आम नागरिक, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा कि नहीं लिखा, इतनी सूझबूझ, इतनी जागरूकता रखता है, वो ये समझता है। हमने देखा दूर दराज पहाड़ों में जाकर के, हमने वो वीडियो वायरल किया, 85 वर्ष की एक महिला, मुस्लिम समुदाय की महिला, कोई खास पढ़ाई नहीं की थी, अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी। जब उसके पास पहुंच कर हमने पूछा तुम्हें क्या लगता है, तो भाई साहब क्या बोली, मैं तो ये सोच के बैठी थी कि इस जिंदगी में, इस जीवन काल में, उर्दू में कह रही थी, अपनी जिंदगी में कभी लाटू के दर्शन नहीं होंगे। बच्चे जाते थे शहर से होकर के आते थे और सुनाया करते थे कि वहां से जगमगाती है बिजली रोशनी। हमें कभी इस बात का ना गुमान था ना कल्पना। आज मोदी जी की बदौलत ये लाटू आया है। तो गरीब से गरीब, क्योंकि गरीब हित के लिए ही मोदी जी ने सारे कार्य किए। मुझे लगता है सबसे अधिक जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनकी समझ अगर आती है तो उस व्यक्ति को आती है जो इसका जरूरतमंद था। जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब वहां गैस पहुंचती उसको समझ थी, इतनी अमीर से ज्यादा गरीब को। और अखिलेश जी यदि कहें कि गरीब को समझ नहीं आती, तो इसका अर्थ यह है कि या शायद वो भारत की धरती और उसकी नब्ज से जुड़े नहीं हैं, या फिर गरीब को लेकर के उनके मन में जिस प्रकार की छवि है वो स्वयं अपने में एक बहुत ज्यादा सम्माननीय थी। आप प्रधानमंत्री मंत्री हैं, निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी ने मिल करके पिछले 5 साल में गरीब का घर भर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। कब आएगा नंबर? यकीनन आजकल कोई खाली पेट नहीं सोया 7 साल के दौरान, और इस बात का साक्षी सारा विश्व है। सारा विश्व इस बात की सराहना कर रहा है। उसका नंबर कब आएगा? वो खाली पेट सो ही नहीं रहा। लेकिन उससे अधिक जो बाकी व्यवस्थाएं हैं उसकी भी चिंता की जा रही है। लेकिन 70 वर्ष से जिन वर्गों की अवहेलना हुई थी, तिरस्कार हुआ था राजनीतिक कारण से, वोट बैंक की राजनीति से, हमने वो नहीं किया। मोदी जी ने कभी किसी को पूछा, या उनकी व्यवस्था उनकी सरकार ने कि अगर इस घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देना है तो इस घर हिंदू का है या मुसलमान का है या ब्राह्मण का है या ठाकुर का है। हाँ, अगर उसकी जरूरत थी तो उस तक पहुंचा। इसी प्रकार आवास योजना। तो पहली बार मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने इस देश में एक नया पॉलिटिकल कल्चर लाने का काम किया, एक नई राजनीतिक संस्कृति। मिजोरम जैसे प्रदेश में मेरे पास प्रभाव रहा पूर्वोत्तर का, इजरायली सहयोग से भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सिट्रस फ्रूट पार्क बनाने का कार्य हुआ है, जो एक स्पेशलाइज्ड एक व्यवस्था है ये नींबू इत्यादि के प्रोडक्ट्स बनाने की। लेकिन इजराइल ने कहा कि मिजोरम हमारे लिए सबसे उपयुक्त है और वहां उसको स्थापित किया गया। मात्र 10 लाख आबादी है वहां से। हमारी कभी ना सरकार बनती है ना वहां से कोई सांसद आता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस देश में लोकतंत्र का क्या भाव था जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन खपा दिए, वो स्थापित करने का प्रयास किया, ना कि परिवारवाद को लेकर के, ना कि तुष्टीकरण को लेकर के। मंत्री जी, एक सवाल है। अब ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो विवाद हिजाब का चल रहा है, आज वहां पर एक सिख की पगड़ी उतार दी गई। हिजाब विवाद के बाद एक नया विवाद आज कर्नाटक में सामने आया है, सिख की पगड़ी उतार के उसको अपमानित किया है। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत अधिक हमें नहीं कहना, क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हमारे लिए सारे धर्म एक समान है और प्रति
प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और अपनी आस्था का पालन करने की भी खुली स्वतंत्रता है। मंत्री जी छुट्टा जानवरों की एक गंभीर समस्या है और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में भी उस मुद्दे को उठाया और कहा है कि हम इसके लिए व्यवस्था बनाएंगे अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी एवं भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर कहीं न कहीं प्रदेश के किसानों का बात समझने में चूक गई हो? नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि एक विषय जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया, उसके बाद उसमें कुछ जोड़ने की औचित्य या आवश्यकता है क्या जितेंद्र सिंह की ओर से? तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वही पर्याप्त है, उसी को मान कर काशी का कल्चर है सर कि यहाँ पे सांड छुट्टा छोड़े जाते हैं। काशी में है, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, चुनाव का मौका है, क्या देखा आगे की रणनीति? प्रधानमंत्री का आगमन भी हो रहा है। निश्चय अगले 5 वर्षों में जो हमारी विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के माध्यम में इसको और गति मिलेगी और बहुत से और कार्य जो हमारे रह गए हैं करने को, उनको भी संपन्न किया जाएगा। मैं तो कहूँगा कि संक्षेप में अब लोगों की भी समझ में आ गया कि जिस प्रकार की छवि उत्तर प्रदेश की पिछले शासनकाल में पूरे देश में दूषित हो चुकी थी। कोई कहता था कि ये माफिया सरकार है, कोई कहता था दंगा सरकार है, कोई कहता था गुंडा सरकार है। अब लोगों को भी समझ आ गया कि विकल्प हमारे पास 2 ही हैं कि क्या यहाँ पर दंगा एक्सप्रेस में बिठा करके उत्तर प्रदेश को चलाना है या फिर गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा, जिसकी कल्पना मोदी जी ने की है और जिसको कार्यान्वयन योगी जी करें। 27 को प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और पिछले चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जब काशी आए ठहरे तो चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दिए। इस बार क्या है? निश्चय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार की उनकी फॉलोइंग है, जिस प्रकार की उनकी मान्यता है, वो जहाँ भी जाते हैं लोग बढ़ चढ़ कर उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और जहाँ तक काशी का संबंध है और उत्तर प्रदेश का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की आशंका किसी के मन में रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि अब चॉइस, अब विकल्प ये है कि जिस प्रकार बड़ी कठिनाई से हम इन 5 वर्षों में एक असुरक्षित व्यवस्था से निकल के सुरक्षित व्यवस्था में आए हैं, क्या हम इसको वंचित अपने आप को होने देंगे? और जिस विकास की यात्रा पर प्रदेश निकल चुका है, क्या हम उसमें बाधा बनने के अधिकार रखते हैं? तैयारी कैसी है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 पार्टी है। ये 24 घंटे 365 दिन तैयारी में रहती है। हम उन पार्टियों की तरह नहीं है जो चुनाव के समय मंदिरों में जाते हैं, जो चुनाव समाप्त हो जाए तो इटली इंग्लैंड भाग जाते हैं।